नमस्कार, चार बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज की पहली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां बजट सत्र का आगाज हुआ, जहां राज्यपाल का अभिभाषण पर सियासत हो रही। वहीं दूसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पूर्व सीएम कमलनाथ ने राम नाम पत्रकों का पूजन कर अयोध्या के लिए रवाना किया। वहीं तीसरी बड़ी खबर भी मध्य प्रदेश से है, जहां 10वीं और 12वीं की परीक्षा में नकल पर अंकुश लगाने के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। वहीं चौथी और आखिरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां शिक्षा विभाग की मनमानी सामने आई है। स्कूल के कमरे को गोदाम बना दिया गया। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबरें। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। सत्र के पहले दिन राज्यपाल ने विष्णुदेव सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि उनकी सरकार ने समृद्ध किसान संपन्न प्रदेश की अवधारणा पर तेजी से अमल शुरू कर दिया है। जनजातीय उत्थान प्रदेश का मान को अपना ध्येय वाक्य बनाया है। हालांकि राज्य की मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने राज्यपाल के अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा करार दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी सरकार राज्यपाल से सदन में झूठ बुलवा रही। पूर्व मुख्यमंत्री ने सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी कई बार टिप्पणी की है, जिस पर राज्य सरकार ने ऐतराज जताया और कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है। आज माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत हुई। पिछले समय भी राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ था, उसमें केवल 4 पेज का अभिभाषण था। अभी भी इस अभिभाषण में भी ऐसा कुछ नहीं है जिसका उल्लेख किया जाए, जिससे ये सरकार अपने आगे 5 साल किस प्रकार से या साल भर किस प्रकार से काम करेगी, इसका कोई रूपरेखा दिखाई नहीं पड़ रहा है। पहली बात तो ये है कि जो आप सबसे आपत्तिजनक बात ये है कि अभी तक के राजिम पुन्नी मेला ही राजपत्र में प्रकाशित है। राज्य सरकार ने अभी कोई परिवर्तन किया नहीं है, लेकिन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में राजिम कुंभ कल्प की बात कही गई है, तो सरकार ने राज्यपाल महोदय से वैसे भी झूठ कहलवाया है। और निश्चित रूप से आदरणीय गवर्नर साहब का, राज्यपाल महोदय का, जो कि संविधान में कार्यपालिका के प्रदेश के हेड होते हैं, प्रमुख होते हैं, संवैधानिक प्रमुख होते हैं, उनका अभिभाषण होता है। उस अभिभाषण के पश्चात एक पूरा दिन निर्धारित करके 2 दिन इस बार निर्धारित किया गया है उस अभिभाषण पर चर्चा के लिए। तो इसलिए विपक्ष को एक अच्छी संसदीय परंपरा का अनुसरण करते हुए टोका टाकी नहीं करनी चाहिए। 2 दिन की जब चर्चा होगी तो उस पर जो भी बात उनको रखनी है उस 2 दिन के चर्चा के दौरान रख सकते हैं। तो आपको बताएं कि राज्यपाल के अभिभाषण के साथ छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। सत्र के पहले दिन राज्यपाल ने विष्णुदेव सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि उनकी सरकार ने समृद्ध किसान संपन्न प्रदेश की अवधारणा पर तेजी से अमल शुरू कर दिया है। हालांकि राज्य की मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने राज्यपाल के अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा करार दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी सरकार राज्यपाल से सदन में झूठ बुलवा रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी कई बार टीका टिप्पणी की है, जिस पर राज्य सरकार ने ऐतराज जताया है और कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है। और आइए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर संजय शेखर, जो कि स्टेट हेड छत्तीसगढ़ से हैं। जी संजय जी, जैसे कि राज्यपाल का पद जो है संवैधानिक माना जाता है और उनके अभिभाषण पर कांग्रेस की टीका टिप्पणी कितनी सही है? ये निश्चित तौर पर देखिए, सामान्यतः ये उम्मीद की जाती है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कोई टीका टिप्पणी न हो, लेकिन विधानसभा में जब भी इस तरह से भाषण होता है तो चाहे कोई भी दल विपक्ष में हो, वो कुछ न कुछ टीका करता है। बीजेपी के लोग भी जब विपक्ष में थे तो कोई स्थिति नहीं ज्यादा, लेकिन टीका टिप्पणी हुई है। हालांकि संसदीय मर्यादा में या ये उचित नहीं माना जाता है और इसीलिए जो है ये जिसने पढ़ी है उन्होंने कहा कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, टीका चाहिए।
कि सदन में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बाद अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन होता है और कृतज्ञता ज्ञापन के दौरान बाकायदा जो है वो उनको विपक्ष को मौका मिलता है चर्चा करने के लिए। कल से परसों तक लगातार उस पर चर्चा होगी, इसलिए विपक्ष का कहना था कि सत्ता पक्ष की ओर से कहना था विपक्ष के लिए कि विपक्ष को राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए और अपनी जो भी बात है वो जब राज्यपाल महोदय की अभिभाषण पर चर्चा होगी उस दौरान करनी चाहिए। जी संजय जी, जैसे कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने आरोप लगाया है कि सरकार ने राज्यपाल से सदन में झूठ बुलवाया है, कितनी सच्चाई है इसमें? जी निश्चित तौर पर वो न केवल सदन के अंदर बल्कि सदन के बाहर भी जब मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, कि राज्य सरकार जो है वो राज्यपाल महोदय के माध्यम से झूठ कहलवा रही है। विशेष तौर पर उन्होंने महतारी बंधन योजना का जिक्र किया और महतारी बंधन योजना में जी और आइए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से है, जहां पूर्व सीएम कमलनाथ ने 4 करोड़ 30 लाख राम नाम पत्रकों का पूजन कर अयोध्या के लिए रवाना किया है। बता दें, उन्होंने अपने निवास शिकारपुर में अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर कांग्रेस और मारुति नंदन सेवा समिति की ओर से शुरू किए गए राम नाम पत्रक लेखन कार्यक्रम में के अंतर्गत 4 करोड़ 30 लाख राम नाम पत्र भरे हैं, जिन्हें आज अयोध्या के लिए श्री राम मंदिर के लिए रवाना किया गया है। इस दौरान उनके साथ सांसद नकुलनाथ और अन्य कांग्रेस के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। तो था और 23 दिसंबर को हमने पहली इसकी पत्रकार वार्ता करके शुरुआत की थी। आज 5 फरवरी 41 दिन पूरे हो गए। ये कोई सोच के नहीं किया, ये सहयोग अपने आप बना। हमारे मारुति नंदन सेवा समिति के संरक्षक कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने ये सोचा कि कोई भक्त यदि अयोध्या जी ना जा पाए, आर्थिक स्थिति नहीं है, शारीरिक स्थितियाँ नहीं है, तो मारुति नंदन सेवा समिति चूँकि सिमरिया धाम हनुमान जी का धाम है, हनुमान जी राम जी के सेवक हैं, तो मारुति नंदन सेवा समिति ने ये प्रण संकल्प लिया था कि हम सारे पत्रकों को उनकी हाजिरी अयोध्या जी में लगवाएंगे। लोग ने पत्र पढ़े हैं जी, तो अब हम अयोध्या रवाना कर रहे हैं इसे। आम जनता ने किया, आम जनता की जो भावना है उसकी मैं कदर करता हूँ। तो आपको बता दें कि छिंदवाड़ा में जहां पूर्व सीएम कमलनाथ ने 4 करोड़ 30 लाख राम नाम पत्रकों का पूजन कर उनको अयोध्या के लिए रवाना किया है। आपको बता दें कि उन्होंने अपने निवास शिकारपुर में अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर कांग्रेस और मारुति नंदन सेवा समिति की ओर से शुरू किए गए इस कार्य को लेकर राम नाम पत्र लेखन कार्यक्रम के अंतर्गत 4 करोड़ 30 लाख राम नाम पत्रक भरे हैं और जिन्हें अयोध्या के लिए रवाना किया गया है। वहीं राम मंदिर के लिए उसको रवाना किया गया। इस दौरान उनके साथ सांसद नकुलनाथ और कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। और आइए इसी पे ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे साथ जुड़े वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी। जी रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी रमेश जी, जैसे कि कमलनाथ के मन में तो राम है और कांग्रेस में इसी के साथ कोहराम है, कमलनाथ का बीजेपी क्यों लाइन पे चल रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मोटे तौर पर दो चीज होती है। एक तो व्यक्ति के भीतर एक धार्मिक भाव होता है जो जोड़ा हुआ होता है जी, और दूसरा कहीं ना कहीं देश काल परिस्थिति के अनुरूप हम वैसा काम करते हैं। तो कांग्रेस के मामले में ये आज से नहीं, शुरू से अगर जनभावनाएं किसी तरफ मुड़ती हैं तो फिर कांग्रेस उस तरफ जाने लगती है, क्योंकि राजनीति में दो बातें देखी जाती हैं। राजनीति में जब मुद्दों की स्पर्धा होती है तो प्रतिस्पर्धी जो स्पर्धी राजनीतिक दल होते हैं वो एक दूसरे को या तो मुद्दा छीनते हैं या उस मुद्दे में सहने लगाते हैं।
तो स्वाभाविक रूप से पिछले कुछ वर्षों से जिस तरीके से देश में थोड़ा सा राममय वातावरण बना है और ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी इस काम को कर रही है, तो बीच बीच में कहीं कहीं कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भी उसमें अपनी भागीदारी, ताकि क्योंकि उनको भी चुनाव लड़ना है जी। तो वो चुनाव लड़ना है तो वो भागीदारी है। कमलनाथ जी का ये प्रयास हमको इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए, अपने क्षेत्र में मजबूत करने के लिए, और जो आस्थावादी मतदाता है उसमें भी अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए उनका ये कदम है। और कुल मिलाकर के क्योंकि इसमें राम नाम लिख करके भेजे जा रहे हैं तो इसके तो कहीं से किसी विरोध का कोई प्रश्न उठता नहीं है। और मैं समझता हूँ इससे जो आस्थावादी उनके समर्थक मतदाता होगा उसको भी थोड़ा सा ठीक लगा होगा ये। जी रमेश जी, जैसे कि राम की प्राण प्रतिष्ठा के समय कांग्रेस ने आयोजन से पूरी दूरी बना ली थी, लेकिन अब कमलनाथ राम नाम के पत्र अयोध्या भेज रहे हैं, इसे किस तरीके से देखेंगे? तरीके से देखी जाना चाहिए। कांग्रेस राम या सनातनी परंपराओं से दूरी कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार नहीं बनाई है जी। ये अगर आप देखेंगे तो 1921-22 के बाद जैसे ही असहयोग आंदोलन में खिलाफत आंदोलन जुड़ा था, तब से कहीं न कहीं एक या तो संतुलन या तुष्टीकरण, उसको आप तुष्टीकरण भी कह लें या उसको संतुलन कह लें, उस दिशा में कांग्रेस बराबर आगे बढ़ती रही है। और उसी दिशा में कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो उनकी नीति उसी दिशा में बराबर चल रही है। लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश या कुछ स्थानों पर कुछ राजनेता ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि वो आस्थावादी मतदाताओं को साथ लेकर के ही उनको चलना चाहिए, तो वो इसमें चल रहे हैं। और ये उनकी व्यक्तिगत स्थिति भी हो सकती है और रणनीति भी हो सकती है। अब थोड़ी देर के लिए जैसे मान लीजिए दिग्विजय सिंह है, दिग्विजय सिंह जी की लाइन अलग है और उनके जो भाई हैं, सगे भाई हैं लक्ष्मण सिंह जी, उनकी लाइन अलग है। तो ये संयोग भी हो सकता है या राजनीति की रणनीति भी हो सकती है कि कुछ लोग आके आकर के राम जी का समर्थन करें, ताकि ओवरऑल जो जनता है, आस्थावादी जनता, वो कहीं ना कहीं पार्टी से जुड़ी रहे। जी रमेश जी, जैसे कि कमलनाथ ने बीजेपी में प्रमोद कृष्णन के शामिल होने पर सवाल जो उनसे किया गया था उसका उन्होंने गोलमोल जवाब दिया था, लेकिन उन्होंने इसमें यह भी कहा था कि कोई किसी से बंधा नहीं है। तो इस बात का क्या अर्थ निकालती? देखिए, मोटे तौर पर ये बात सही है कि कांग्रेस जो है एक मास बेस्ड पार्टी है जी। कैडर में थोड़ा सा अनुशासन तगड़ा होता है और कांग्रेस में क्योंकि मास बेस्ड है तो खुले रूप में होते हैं। कांग्रेस में हर विचार का व्यक्ति भी उसमें हो सकता है, तो ये स्वाभाविक है कि व्यक्तिगत आजादी अपेक्षा कर कांग्रेस में दूसरे लोगों से ज्यादा है। इसलिए उन्होंने कहा कि खुला हुआ कांग्रेस में कोई किसी से बंधा हुआ नहीं है। इसको हम धार्मिक वक्तव्य नहीं, जो राजनीतिक वक्तव्य आते हैं उसमें भी देखते हैं कितनी बार ऐसे वक्तव्य आ जाते हैं, एक नेता का वक्तव्य दूसरे से बिल्कुल विपरीत। तो ये कांग्रेस में खुलापन कांग्रेस में दूसरे दलों से ज्यादा है, ये उसके कारण हमको देखने को मिलता है। जी रमेश जी, तो क्या ये कयास लगाए जा सकते हैं कि कमलनाथ बीजेपी की राह के लिए शायद निकल पड़े हों? इसकी संभावना मुझे कम दिखती है। हालांकि ये मैंने मीडिया में भी देखा है, सोशल मीडिया में भी इसकी टिप्पणी है। और एक राजनीतिक डिबेट में एक पत्रकार मित्र मेरे साथ मुझे मिले थे तो उनने भी ऑन एयर ये बात कही थी कि भविष्य बताएगा कि वो कहाँ होंगे, लेकिन मुझे इसकी संभावना कम दिखती है कि कमलनाथ जी कुछ रास्ता अपना बदल लेंगे। जी रमेश जी, ये तमाम जानकारी हमको देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रुक करेंगे तीसरी खबर की ओर। खबर बड़वानी से है, जहां माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से बोर्ड की परीक्षा का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में 10वीं की परीक्षा की 5 फरवरी से हिंदी के पेपर की शुरुआत हो गई। इस दौरान बड़वानी जिले 10वीं और 12वीं के 59 परीक्षा केंद्रों पर 23,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे। इस दौरान बोर्ड परीक्षा में नकल पर अंकुश लगाने के लिए सख्त इंतजाम किए गए। करीब 12,000 से अधिक स्टूडेंट्स 10वीं में शामिल हुए हैं। मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। 5 से लेकर 26 फरवरी तक है मेरे पेपर और मैं पूरी तैयारी के साथ आई हूँ। मेरे हर सब्जेक्ट में अच्छे से मार्क्स और मेरा यही लक्ष्य है कि मैं हर सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करूँ। मेरे मम्मी पापा का भी यही सपना है कि मेरा 10th बोर्ड में बहुत अच्छा सा स्कोर हो। बोर्ड परीक्षा हो रही है, किस तरह से गाइडेंस किया होगा एक पालक और एक शिक्षकों ने? देखिए, मैं बताना चाहूँगी कि मेरे जो टीचर्स हैं उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया है। मुझे हर चीज़ के लिए गाइड किया, मुझे हर कॉन्फ्यूजन्स जो थे वो सब सॉल्व करके बताया। मुझे कोई डाउट्स नहीं है, जैसे मैंने जो पढ़ी स्टडीज में है। 10वीं की जो परीक्षा है शुरू हो चुकी है। इसमें जो उत्कृष्ट स्कूल इसमें सेंटर पर 334 बच्चे
10th क्लास के लिए बैठे हैं और परीक्षा विधिवत शुरू हो चुकी है। प्रवेश के दौरान किस तरह से जांच की जा रही, फिर अंदर किया जा रहा है? प्रवेश में बच्चों का रोल नंबर, प्रवेश पत्र देखा जा रहा है और उसके मिलान करने के बाद उसको जो कमरा अलॉट है, जहां उसकी व्यवस्था है बैठने की, वहां उसको पहुंचाया जा रहा है। क्या क्या सामग्री अंदर लेके जा रहे हैं परीक्षार्थी? सिर्फ पेपर, पेन लेके जा रहा है, प्रवेश पत्र लेके जा रहे हैं। प्राइवेट छात्रों के क्या परिचय पत्र भी देखे गए? और आइए इसी पर ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता लोकेश दावते बड़वानी से। जी लोकेश, जैसे कि बोर्ड परीक्षा के लिए प्रशासन की तरफ से अभी कितनी तैयारी की गई है? क्या कुछ तैयारी प्रशासन की तरफ से बोर्ड परीक्षा को लेकर देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल वैशाली, मैं बता दूं कि जहां पर 5 और 6 फरवरी को 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरुआत हो चुकी है, लेकिन वहीं आज 10वीं के पेपर की हिंदी पेपर से शुरुआत हुई। लेकिन बात की जाए तो 10वीं और 12वीं की दोनों ही परीक्षार्थियों की कुल संख्या की बात की जाए तो 23,000 से अधिक विद्यार्थी जो कि इस परीक्षा में शामिल होंगे। लेकिन बात की जाए तो नहीं, आज सुबह 5 फरवरी से कक्षा 10वीं के परीक्षार्थियों के पेपर हिंदी पेपर से शुरुआत होकर कुल टोटल अगर बात की जाए 59 केंद्रों में 12,904 परीक्षार्थियों के द्वारा यह परीक्षा दी जानी थी, जिसमें से लगभग 12,304 परीक्षार्थियों द्वारा इसमें सम्मिलित हुए, जिन्होंने आज प्रथम दिन हिंदी का पेपर प्रश्न पत्र हल किया। वहीं मैं बात करूं कि 512 जो परीक्षार्थी अनुपस्थित पाए गए। लेकिन नकल प्रकरण की बात करूं तो नकल प्रकरण कोई भी नहीं इस बार बना प्रथम प्रश्न पत्र में देखने को मिला। लेकिन नकल की बात की जाए तो जिस तरीके से माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा नकल पर अंकुश लगाने के लिए जिस तरीके से सतर्कता बरती है, जिसको लेकर भी नकल पर पूर्ण रूप से अंकुश लगी है। वैशाली, दूसरी ओर बात की जाए तो इस बार के परीक्षा पत्र में बारकोड भी देखा गया। लेकिन वहीं दूसरी ओर बात की जाए तो इस बार नया परिवर्तन देखने को मिला है। कलेक्टर द्वारा जनप्रतिनिधि भी हर प्रत्येक परीक्षा केंद्रों में पहुंचकर वहां पर निरीक्षण करेंगे, जिस पर किसी प्रकार से कोई नकल ना हो और इस पर नकल पर अंकुश ज्यादा लग सके। वैशाली जी, जैसे कि 6 तारीख से 12वीं की परीक्षा भी शुरू हो रही है, तो इसको लेकर किस तरीके के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से 10,000 से अधिक विद्यार्थी कक्षा 12वीं के पेपर कल से शुरुआत होगी, तो टोटल अगर बात की जाए तो जिले में 47 केंद्र होंगे। उन 47 केंद्रों में 10,000 से अधिक परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। लेकिन बात की जाए तो माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की गाइडलाइन के अनुसार सुबह 8 बजे परीक्षार्थी परीक्षा प्रवेश पत्र लेकर परीक्षा केंद्र में पहुंच जाते हैं। वहीं सुरक्षा के तमाम इंतजाम की बात की जाए तो वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस जवान भी मौजूद होते हैं। हालांकि जिस तरीके से परीक्षार्थियों के द्वारा प्रवेश पत्र के माध्यम से उनके रोल नंबर, कक्ष क्रमांक के माध्यम से उन्हें कक्ष तक अंदर किया जाता है, जिसके मुताबिक उन्हें किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, उसको लेकर भी परीक्षार्थियों के द्वारा परिचय पत्र भी कई जगह परिचय पत्र भी देखे गए। वैशाली, वहीं दूसरी ओर बात करूं कि परीक्षार्थियों के जूते चप्पल भी बाहर निकाल दिए गए, किसी प्रकार से कोई चीटिंग ना हो। वहीं परीक्षा पत्र और परीक्षाई सामग्री के अलावा कोई अन्य सामग्री परीक्षा केंद्र तक नहीं ले जाने दी। वैशाली जी, जैसे कि बोर्ड परीक्षा शुरू होते ही नकल करने वाले भी यहाँ पर सक्रिय नजर आते हैं। इस बार जो बोर्ड परीक्षा के पेपर शुरू हो चुके हैं, आज से 10वीं का पेपर आज शुरू हुआ था, कितने लोग यहाँ पर नकल करने के लिए जो लोग सक्रिय हुए थे, किस तरीके के इंतजाम यहाँ पर देखे गए हैं उनको वहाँ पर निकालने के लिए? हालांकि जिस तरीके से 12,904 जो परीक्षार्थी है कक्षा 10वीं के टोटल परीक्षार्थी, जिसमें से 12,300 परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षार्थी दी गई। लेकिन नकल प्रकरण की बात की जाए तो किसी भी प्रकार का कोई नकल प्रकरण नहीं बना, क्योंकि इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो गाइडलाइन थी वो कड़ी। जी लोकेश, ये तमाम जानकारी हमको देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ बढ़ेंगे चौथी और आखिरी खबर की ओर, और खबर सोनभद्र से है, जहां बेसिक शिक्षा विभाग के कुछ अफसरों की मनमानी का खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। बता दें, जो कमरे बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए बनाए गए थे, उनमें किताबों का गोदाम बना दिया गया है। वहीं फर्श पर बैठाकर बच्चों की पढ़ाई कराई जा रही है। और आपको बता दें, ये स्थिति दूर दराज के गाँवों की नहीं बल्कि जिला मुख्यालय की है। वहीं रॉबर्टगंज नगर स्थित कंपोजिट उच्च माध्यमिक विद्यालय मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में ठंड में बरामदे में बैठकर बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं।
सर पढ़ाई किताबें विभागीय हैं, कुछ आती हैं वितरित हो जाती हैं जल्दी और उस स्थिति पे भी बरामदे हैं और जो कमरे हमारे बाकी बचे हैं उसमें हम लोग बच्चों को बैठा करके बेहतर ढंग से उनको निपुण करने के लिए शिक्षा देते हैं। ये विभागीय किताबें हैं तो विभाग के आदेश से ही है और आती हैं बढ़ जाती हैं, कंटिन्यू नहीं। और आइए इसी पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हैं प्रदीप चौबे, जो कि सोनभद्र से हमारे साथ जुड़े हैं। जी प्रदीप, सरकार बच्चों के भविष्य के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है, पढ़ाई के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन यहाँ पर बच्चों के कमरे, पढ़ाई के कमरे को गोदाम बना दिया गया है, क्या कहेंगे? जी वैशाली जी, आपको मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के एक छोर पे बसा हुआ जनपद सोनभद्र है। यहाँ पे शासन प्रशासन की ओर से तरह तरह के निर्देश दिए जाते हैं कि बच्चों को उचित सुविधा दी जाए ताकि वे विद्यालय आके पठन पाठन कर सके, क्योंकि यहाँ के शिक्षा का स्तर काफी ही कम है। लेकिन इस पे कुछ शिक्षा विभाग के अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। वो ये भी देखने को मिला है कि रावस्टन नगर में स्थित कंपोजिट उच्च विद्यालय काशीराम में के कुछ कमरों में गोदाम बना दिया गया है किताबों का, और उस किताबों को गोदामों में किताब को रखने की वजह से बच्चों को बाहर बैठ करके बरामदे में पठन पाठन करना पड़ रहा है चटाई पे, जिसके कारण अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने में कतराने लगे हैं। अधिकांश बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा है। सोनभद्र में अभी ठंड और गलन है, इस वजह से बच्चे चटाई पे बैठ के पठन पाठन करने में अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। इस संबंध में बीएसएस से बात करने की कोशिश की गई तो बीएसएस से संपर्क नहीं हो पाया। हालांकि वहां के प्रधानाचार्य सुमन तिवारी का कहना है कि जल्द ही एक किताबें स्कूलों को आवंटित कर दी जाएंगी, भेज दी जाएंगी। जी, जैसे कि प्रदीप, यहाँ पर एक बात भी निकलकर सामने आती है कि ठंड का मौसम, लगातार ठंड बढ़ती जा रही है और ऐसे में बच्चों को बरामदे में बैठकर पढ़ने के लिए वो बेचारे मजबूर हैं। इस पर क्या कहेंगे, किसकी लापरवाही निकलकर सामने आती है? शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी हैं जिसकी लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि उनको ये चाहिएगा कि नहीं वो अपने स्तर से कहीं भी गोदाम दूसरे स्थानों पे किराए के मकान में भी बना सकते थे। ये जरूरत नहीं है कि नहीं जिस विद्यालय के कक्ष में बच्चे पढ़ते हैं वहां पे ले जाकर के किताबें रख के गोदाम बना दे। तो इसमें शिक्षा विभाग के जो अधिकारी है उनकी लापरवाही सामने आ रही है। जैसे कि बताया जा रहा है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उसके बाद बच्चों के जो पढ़ाई का कमरा है उसी को गोदाम बना रहा था, कहाँ तक उचित लगता है? ये एकदम गलत है, क्योंकि शासन और जिला प्रशासन यहाँ पे जो बच्चों को शिक्षा को लेकर के काफी गंभीर है। अभी कुछ दिन पहले डीएम चंद्रविजय सिंह की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी शिक्षा विभाग के अधिकारियों की, और उसमें डीएम ने सख्त निर्देश दिया था कि बच्चों को उचित सुविधा दी जाए ताकि जो बच्चे शिक्षा से दूर हैं, जो पठन पे लगन नहीं लगा रहे हैं, वो लगन लगाए और हर सबके बच्चे को शिक्षा मिले और शिक्षित किया जाए ताकि वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। क्योंकि आज यहाँ के 2 दशक पहले पे अगर गौर करें तो शिक्षा का स्तर अधिक कम होने की वजह से नक्सलवाद यहाँ पे पैदा हुआ था। उस चीज को दूर करने के लिए शासन प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है, काफी हद तक प्रयास सफल भी रहा है, लेकिन कुछ शिक्षा विभाग के अधिकारियों की जो ये लापरवाही सामने आ रही है, जो शासन की मंशा है कि सभी को शिक्षा दी जाए, उसमें मतलब पलीता लगता दिख रहा है। जी, यहाँ पे प्रदीप, किसी स्कूल के अधिकारी से आपकी बात हुई है, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा मामला है जहाँ पर बच्चे भविष्य की ओर आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर भविष्य पर ही पलीता लग रहा है। जी वैशाली जी, मैं बात करने का प्रयास बेसिक शिक्षा अधिकारी से किया था, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। केवल वहां प्रधानाचार्य जो मौजूद थी उन्हीं से बात हो पाई थी, इसलिए उच्च अधिकारियों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। जी, तो अब अगला कदम क्या होगा? बच्चे क्या बरामदे में बैठकर ही पढ़ेंगे या फिर उनके लिए कोई व्यवस्था की जाएगी स्कूल में? अभी तो अधिकारियों की तरफ से कुछ इस तरह की बातें नहीं आई, क्योंकि उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। हालांकि सपा के कुछ कार्यकर्ता अभी, जैसा कि उनका फोन आया था इस चीज को लेकर के, दुर्व्यवस्था को लेकर के शिक्षा विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। जी प्रदीप, ये तमाम जानकारी अब तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।